अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 1 वेरिएंट 2 एएस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। विच क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड हो और दूसरा आपके पास यूनिट हो। ठीक है। अब फ्लेवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, केल्विन इज अ यूनिट, मिनट इज अ यूनिट। ठीक है। तो आखिरी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका यूनिट वोल्ट्स होता है। तो 1 का आंसर हो गया डी। Now next, what is a power of 3.7 megawatt when expressed in kilowatts? ठीक है। तो बेसिकली वॉट तो एज इट इज रहेगा, वो मेगा को कह रहा है कि तोड़ दो किलोवाट। मेरा बेटा ये जो मेगा का एम है, इस मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ठीक है। और मुझे किलो चाहिए, तो 10⁶ को अगर मैं इस तरह से तोड़ दूं 10⁻³ टाइम्स 10⁻³ when bases are same then powers are added together, तो 3 + 3 again gives you 6। अब आपके पास 10⁻³ मीन्स 1000 होता है, दैट इज कॉल्ड किलो। ठीक है। तो ये हो गया किलो का के। क्लियर है। तो अगर मैं इसको 10⁻³ और यहाँ पे इसकी जगह के लिख दूँ तो आपके पास कहानी बन गई। तो अब हमारे पास ऑप्शंस हम देखते हैं। ये है 10⁻³ तो ये गलत हो गया, ये 10⁻³ है ये गलत हो गया। 3.7 10⁻+3 किलोवाट। ठीक है। तो तुम्हारे पास सी और डी दोनों बिल्कुल सेम आंसर्स हैं, सिवाय इसके कि सी के अंदर किलो का के छोटा है और डी के अंदर किलो का के बड़ा है। तो ये दोनों सिर्फ माइनर से डिफरेंसेस हैं। तो आपके पास इसमें स्मॉल के है और कैपिटल के। अगर पावर पॉजिटिव में होती है तो जो उसका प्रीफिक्स होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा सी मिस्टेक होती। नाउ आगे चलते हैं। आपके पास अ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट and a force is applied. The position of a pointer attached to the bottom of the spring against a vertical ruler is recorded. Before the force is applied, the position of the pointer is 225 plus minus 2 millimeters. Means आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो आपके पास 225 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर थी। तो ये आप L1 कहते हैं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द spring. After the force is applied, the position of the pointer is 250. यानी जब आपने फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। अब जो लेंथ आई आपके पास वो एक्सटेंडेड लेंथ है स्प्रिंग की, स्प्रिंग खिंच गया, एक्सटेंडेड लेंथ। आई कॉल इट L2। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? एक्सटेंशन निकालेंगे आप, आपके पास जो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया इसमें से ओरिजिनल लेंथ आप माइनस कर दें तो एक्सटेंशन आ जाएगी। वो आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। एक्सटेंशन निकालने के लिए एक्सटेंशन बराबर हो जाएगा किसके? L2 एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग माइनस द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, L2 माइनस L1। L2 आपके पास क्या है? 250 है, माइनस L1 कितना है? 225 है। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एक्सटेंशन आ गई 25 मिलीमीटर। नो बेटा, अब आ जाती है बात इनकी अनसर्टेनिटी की। तो दो क्वांटिटीज आपके पास ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनकी अनसर्टेनिटी हमेशा आपके पास ऐड होगी। तो डेल्टा ई विच इज द अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1। तो L2 आपके पास क्या है? 2, और L1 की अनसर्टेनिटी क्या है? वो भी 2 है। तो अनसर्टेनिटी इन एक्सटेंशन इज 4। तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई आपके पास 4। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं। आपके पास 4 अपॉन एक्सटेंशन थी 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 अपॉन 25 इंटू 100 इसका आंसर आ गया आपके पास
16% यानी डी। और आगे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, वो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, अ स्केलर क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन, तो ये गलत हो गया, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ही सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बी में देते हैं, अ स्केलर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड, ये बात सही है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट हैव अ मैग्नीट्यूड, ये बात गलत है, तो बी भी गलत हो गया। सी देखते हैं, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, सही है, बट स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव डायरेक्शन, तो यस, सी इज द आंसर कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और स्केलर में नहीं होती। डी ऑप्शन देख लेते हैं, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड बट स्केलर डज नॉट, नहीं, स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, दोनों में मैग्नीट्यूड होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अ टॉय कार ट्रेवल्स ऑन अ ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा, एक टॉय कार कह रहे हैं कि ट्रेवल कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो हम सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, कह रहे हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो जो आपके पास स्पीड है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है और वो कांस्टेंट है। इट पासिस अ पॉइंट ऑन द ट्रैक एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, कह रहे हैं टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे और उसने ट्रैक पे चलना शुरू किया और टेक्स 40 सेकेंड टू ट्रेवल वंस अराउंड द ट्रैक। तो मेरे बेटा, लेट से आप अज्यूम करो कि आपके पास ये वो पॉइंट था, ठीक है, जब t इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, ठीक है, और उसके बाद वो कितनी स्पीड थी, 0.5 स्पीड मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, और जब वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो आपके पास टाइम कितना हो गया था, 40 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे कलर से कि t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ और आगे चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स इज v20। कह रहे हैं कि आपके पास 20 सेकेंड्स, जीरो से लेके, देखो जीरो से 40 सेकेंड्स तक आपके पास उसने कंप्लीट एक दफ़ा ट्रैक के ऊपर ट्रेवल किया, तो ज़ीरो से लेके और आपके पास 20 सेकेंड्स तक वो आधा ट्रैक ट्रेवल करेगा। अगर पूरे टाइम में पूरा ट्रैक यानी 40 सेकेंड्स में अगर पूरे राउंड द ट्रैक घूम रहा है, तो 20 सेकेंड्स में वो आपके पास आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम इसको इस तरह से लेवल, पहले तो इसको यूँ दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चल के इधर पहुँचा, ठीक है भाई, तो ये आपके पास ये हो गया। ये जो इसने टाइम लिया वो था t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। अच्छा, नाउ और वो आपके पास इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये आपके पास ट्रेवल कर रहा है। The magnitude of the average velocity of the car between t is equals to 0 and t is equals to 40 seconds is v40। कह रहा है कि जो आपके पास यहाँ से वो ट्रेवल करा और यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुँचा है, तो जो वेलोसिटी है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी, वो v40 है, और यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज v20। नाउ व्हाट आर V20 एंड V40, कह रहा है V20 और V40 की वैल्यू आप निकालना है। तो सबसे आसान तो हमारे पास V40 निकालना है। सबसे पहले हम V40 निकालते हैं। तो V40 इज द एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम ऑफ 40 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज। देखो तुमने वो लेवल पढ़ा था, लेट से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहां से और यहां पे पहुंचा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर फर्ज करो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पर,
और बी से वापस पॉइंट ए पर पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा हुआ है जहां से चला था, तो इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, हमारे पास भी देखो ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू 0 पर यहां से चला है और यहां से चलता हुआ वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया। हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम आपके पास 40 सेकेंड्स था, तो ये आपके पास V40 की वैल्यू आ गई 0। तो V40 मेरा बेटा आपके पास 0 ए और सी में दिया हुआ है, तो स्ट्रेट अवे आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो गया। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड पे करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल सके, और ये हमने यहाँ पे ये ले लिया। नाउ अब आपके पास सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट था वो कैसे निकालें। अगर डिस्प्लेसमेंट के बजाय मैं आपसे डिस्टेंस का हूँ, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल लें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा 0 से 20 सेकेंड तक का। ऐसा ही है, मगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो ये बनेगा, और ये हमारे पास क्या होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हमें डायमीटर निकालना है, और हम अगर सरकमफ्रेंस से चलें तो मेरा बेटा एक काम ये करते हैं, हम सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास कितनी थी? 0.5 मीटर्स पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड थी, तो यहाँ पे मैं स्पीड की वैल्यू 0.5 पुट कर देता हूँ, और पूरा जो जर्नी, जो उसने पूरा फुल ट्रैक पे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपके पास है 40 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे 40 पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया 40/2 इज 20 मीटर्स, और इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है? सरकमफेरेंस। ठीक है भाई, सरकमफेरेंस आ गया, और हमें निकालना क्या है? डायमीटर। मेरा बेटा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, सरकमफेरेंस बराबर होता है, मैं सरकम कर देता हूँ, स्पेस कम है, वो बराबर होता है 2πr के। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20 इज इक्वल्स टू 2πr। यहाँ से मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 2π से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.18 मीटर। जब मेरे पास सरकमफेरेंस आ गया तो मेरा बेटा डायमीटर हम निकाल सकते हैं। डायमीटर आपके पास क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3.18 हम कैलकुलेटर में प्लग इन करते हैं। 3.18 क्या है? मेरे पास रेडियस है, तो मेरे पास आ गया 6.366। ये मेरे पास आ गया डायमीटर। तो डायमीटर मैंने निकाल लिया। अब मेरा बेटा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये मेरे पास टाइम गिवन है, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम काम ये करते हैं, V20 बराबर है आपके पास डायमीटर कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 6.36, और डिवाइडेड बाय टाइम इट टेक्स 20। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.318। तो V20 0.318 यानी 0.32 आपके पास ए आंसर आ गया। ये क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द आंसर। अच्छा सवाल था, ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्राफ shows how the velocity v of an object moving in a straight line varies with time t from t is equals to 0 to t is equals to t।
ये सवाल मेरा ख्याल है पहले भी आ चुका है, पुराना सवाल है, रिपीट किया इसने दोबारा। नाउ विच ग्राफ कोड रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमसे क्या कह रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बता दीजिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहली बात तो मेरा बेटा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट पे लाइन इज पॉइंटिंग अपवर्ड, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? या यूं कह लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो वैल्यू होती है उसको देख के हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और आपके पास क्योंकि लाइन आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, या यूं ग्रेडियंट ना भी देखो तो तुम्हारे पास क्या है कि वेलोसिटी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव में है। और दूसरी चीज ये कि तुम्हारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है तुम्हारे पास वो भी इंक्रीज होगा, इज इक्वल्स टू इंक्रीज। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें कि यहां पे ग्रेडियंट इंक्रीज किस में हो रहा है, तो ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट को शो कर रहा है। यस, ये सही है। इसको देखो तो ये ग्रेडियंट डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर छोटे उसके बाद देखो तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी ग्रेडियंट कांस्टेंट है अगर बहुत स्मॉल लेवल पर आप देखें, और यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए और डी इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। चलो और आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी तुम्हारे पास डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस टू जीरो, ऐसे ही इस पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो तुम्हारे पास ग्रेडियंट डिक्रीज होके जीरो हो जाना चाहिए। तो अब ग्रेडियंट डिक्रीज होके हम देखते हैं, ये ग्रेडियंट इंक्रीज था, इसके बाद ग्रेडियंट डिक्रीज होके, और ये आपके पास ये देखो, ये तुम्हारे पास ग्रेडियंट जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं ये ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ था और फिर यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज होके जीरो हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगेन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही जा रहे हैं। इसमें आपके पास क्या हुआ है कि ग्रेडियंट आपके पास शुरू में कांस्टेंट था, उसके बाद ग्रेडियंट डिक्रीज होके जीरो हो गया। इसमें भी ग्रेडियंट शुरू में कांस्टेंट था एंड देन फिर डिक्रीज होके जीरो हो गया। तो आपके पास फिलहाल ऑप्शन ए और बी सही नजर आ रहा है। अच्छा भाई, अब आपके पास क्या हो रहा है, इस पार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी मैं ये कह सकता हूं आपके पास नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनना चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव कब होगा, जब लाइन पॉइंट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक चीज, और दूसरा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। तो अब मेरे पास बेटा यहाँ पे देखो, तो लाइन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्रेडियंट इज नेगेटिव। यहाँ पे भी लाइन इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ग्रेडियंट इज नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है। तो ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये तुम्हारे पास ये था। ठीक है, उसके बाद ये था, फिर और स्टीप हुआ, फिर और स्टीप हुआ। तो यस, ग्रेडियंट इज आपके पास नेगेटिव और इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें भी तुम देखो, ये तुम्हारे पास ग्रेडियंट ज़ीरो था, उसके बाद तुमने यहाँ पे किया और फिर ये किया, तो ग्रेडियंट मोर एंड मोर स्टीप होता जा रहा है। तो यस, आपके पास ये जगह भी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद तुम्हारे पास फिर क्या हो रहा है
फिर तुम्हारे पास हो ये रहा है कि अब क्या रह गया मेरे पास, पॉइंटर ही ख़त्म हो गए हैं। चलो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास वेलोसिटी पहले इंक्रीज होके मैक्सिमम वैल्यू पर आ गई और उसके बाद वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज होके ज़ीरो हो गई। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टू ज़ीरो एट टाइम टी। अगर डी ऑप्शन में देखो तो वेलोसिटी तुम्हारे पास यहाँ पर ज़ीरो हो रही है टाइम टी बाय टू पर। ये देखो, ये टी ये रहा, ठीक है। और इधर अगर तुम देखो तो इस टी पर तुम्हारे पास ये रहा, वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि तुम्हारे पास ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए। तो मोर स्टीप से लेस स्टीप की तरफ ग्रेडियंट ड्रॉ होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अ गुड्स ट्रेन पासेस थ्रू अ स्टेशन एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपके पास एक गुड्स ट्रेन है जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन, यार ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी 2013-14 का सवाल है, उसमें आया हुआ है। कैम्ब्रिज के पास सवाल खत्म हो गए। अच्छा, नाउ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज एट रेस्ट एट द स्टेशन। उस वक्त एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो आपके पास रेस्ट पर थी, ठीक है। The express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meters per second. तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, गुड्स ट्रेन जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती रही, ठीक है। आगे चलते हैं। जस्ट एज द गुड्स ट्रेन गोज पास्ट, ठीक है, जिस वक्त गुड्स ट्रेन इसके पास से गुजरी है उस वक्त जो है एक्सप्रेस ट्रेन आपके पास। नौ मेरा बेटा, अब हमारे पास हम कुछ इस तरह का काम कर लेते हैं। देखो, मैं यूं बनाता हूं, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपके पास एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसको इधर बना देते हैं और ये आपके पास इधर हो गया। नाउ मेरा बेटा, अब अगर तुम इधर देखो तो ये तुम्हारे पास गुड्स ट्रेन है और ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है और ये तुम्हारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ठीक है, और ये आपके पास ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कितनी थी, 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो गुड्स ट्रेन है इसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती रही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोथ ट्रेन्स मूव द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। एट विच टाइम टी डज द एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक द गुड्स ट्रेन। मेरा बेटा, जब हमने वो टाइम निकालना है जब आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करेगी, तो आपके पास जब लेट से एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर पहुंची उसी मोमेंट पर, सॉरी मैं गलत उल्टा बोल गया, गुड्स ट्रेन आपके पास जब यहाँ पर पहुंची तो उसी वक्त एक्सप्रेस ट्रेन ने यहाँ तक पहुंची और अब वो ओवरटेक करना शुरू हो गई। तो इन बिटवीन आपके पास दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके पास सेम होगा। इस डिस्टेंस का नाम हम एक्स रख देते हैं। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दोनों ट्रेन्स ने, ठीक है, ये। और यहाँ पर मैं आपके लिए दोबारा इसको गुड्स ट्रेन को यहाँ पे बना देता हूँ। गुड्स ट्रेन आपके पास वही बेचारी अपनी ज़िंदगी में मस्त चली आ रही थी कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो इसका वेक्टर तो वही होगा।
लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो थी तुम्हारे पास, ये एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, और चूंकि ये एक्सेलरेट कर रही थी तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, तो इसका वेक्टर जो है हम बड़ा बना देते हैं। ये आपके पास सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो आपके पास सेम होगा। अब अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए इक्वेशन, सॉरी पहले गुड्स ट्रेन के लिए बना लेते हैं। तो गुड्स ट्रेन के लिए, ये गुड्स के लिए मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ, और गुड्स ट्रेन के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ तो कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा है, दोनों ट्रेन्स ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो x है, और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर्स पर सेकंड थी, किड्स की, गुड्स ट्रेन की, और टाइम आपके पास t सेकंड्स लगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी बात करें किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर अगर हम देखें तो एक्सप्रेस ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेशन भी आपके पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं, ये एक्सप्रेस ट्रेन को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन आपके पास हमें टाइम निकालना है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो से ट्रेवल किया वो तो तुम्हारे पास था x। एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो 0, ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी थी, 0.5, 0.5 टाइम्स टी स्क्वायर। नाउ मेरा बेटा, अब यहां पे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन नंबर 2। अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड्स को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के राइट हैंड साइड्स को कंपेयर करूँ तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू, और आपके पास क्या आ गया, हाफ टाइम्स 0.5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास इस t से इस टी स्क्वायर की पावर उड़ा दो, और अब आपके पास जो t की वैल्यू बनेगी वो t बराबर हो जाएगा 2 और टाइम्स आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 0.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास मेरे ख्याल है 40 बन जाएगा। यस, 40 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। आई होप कि ये आपको बात क्लियर होगी। नाउ और आगे चलते हैं। अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स F acts on an object of mass m for time t। एक फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स F एक ऑब्जेक्ट पे ऑफ मास m पे फॉर द टाइम t। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो मेरे भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एफ टाइम्स टी इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो आपके पास आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज 1/10। एक प्लैनेट पी है, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है वो आपके पास कितनी है, 1/10 है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट क्यू। इसको तो हम फौरी तौर पे लिख लेते हैं। वही कह रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लैनेट पी पर जो है वो बराबर है 1/10 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट क्यू। इसमें हम इसको ज़रा और आसान फॉर्म में लिख लेते हैं। जी क्यू को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस क्यू, इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स जी ऑफ पी, ऐसे लिख लेते हैं। ज़रा ये आपके लिए, मतलब वो उसको देख के डर लग रहा था, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने उठा के इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। आगे चलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ पी एन ऑब्जेक्ट हैज मास 1 kg एंड अ वेट ऑफ 10, नहीं, एंड वेट ऑफ 1 न्यूटन। अब
एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि आपके पास मास जो होता है वो सेम रहता है एवरीवेयर, ठीक है, मास रिमेन सेम, चाहे प्लेनेट पी हो चाहे प्लेनेट क्यू हो, मास दोनों जगह 1 kg रहेगा, तो हमारे पास मास भी है। आगे चलते हैं। What are the mass and the weight of the same object on the surface of planet Q? तो आपके पास मास 1 kg है, मास ऑफ ऑन प्लैनेट क्यू आपके पास 1 1, ये बात सही है। तो ऑप्शन सी हमारे पास कटा और ऑप्शन डी कट गया, क्योंकि वो वहाँ पे मास कह रहा है चेंज होकर 10th हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम प्लैनेट पी के लिए बात कर लेते हैं। तो प्लैनेट पी आपके पास, प्लैनेट पी जो है आपके पास, इसमें मास की वैल्यू है 1.0 kg, ठीक है, और वेट आपके पास जो है कितना दिया हुआ है, वेट आपके पास दिया हुआ है 1.0 न्यूटन। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू m टाइम्स g। वेट की वैल्यू 1 दी हुई है, मास की वैल्यू 1 दे दी है, और g की जगह gp हम लिख देते हैं। तो gp की वैल्यू आपके पास आ गई 1, ठीक है भाई। तो ये हमने इसको भी डब्बे में बंद कर दिया। अब हम प्लैनेट क्यू के लिए बात कर लेते हैं। तो प्लैनेट क्यू के लिए अगर मैं बात करूं, तो प्लैनेट क्यू में आपके पास मास अगेन 1 kg है, ठीक है, और वेट का फॉर्मूला कहते हैं W इज इक्वल्स टू m टाइम्स g। अच्छा, मास हमने 1 पुट किया, और जी क्यू जो है हमने अभी बैठ के पढ़ा था कि क्यू मैंने बहुत ऊपर लिख दिया, इस क्यू को नीचे लिखना चाहिए। ये अब ये देखिए, ये जो जी क्यू है ये किसके बराबर है, 10 टाइम्स ऑफ जी पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, जी क्यू की जगह 10 टाइम्स जी ऑफ पी के, और मेरा बेटा जी ऑफ पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 1 और ब्रैकेट, उसके बाद 10 टाइम्स 1, तो ये आपके पास आंसर कितना बन गया, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन आपके पास क्या बना, बी। आगे चलते हैं, और अ पैराशूटिस्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ बलून, ठीक है। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट इज शोन। आगे क्या कह रहे हैं, इन विच रीजन इज द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट। कह रहा है कि किस जगह पर आपके पास वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट से। तो बी जो है आपके पास, ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गई, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इट मींस कि आपके पास अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। कैसे, कि आपके पास लेट से बेटा ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बॉक्स बराबर है आपके पास क्या, पैराशूटिस्ट, ठीक है। तो पैराशूटिस्ट का वेट जो है आपके पास एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इट मींस एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, और एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगी तो वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, और यानी वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो आपके पास क्या हुआ कि एट पॉइंट बी वेट इज इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम ये बात देख लेते हैं। एट पॉइंट डी ये आपके पास सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आई है, तो यहाँ पे भी वेट इज इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस। ये दो बातें तो आपको बता दें। अब आपके पास यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो आपके पास मुसलसल इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और आपके पास इंक्रीज होते होते एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज कर रही है इट मीन्स कि डाउनवर्ड फोर्स इज लार्जर देन द अपवर्ड फोर्स। अगर डाउनवर्ड फोर्स आपके पास ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से, कब तक, जब तक इस पॉइंट तक,
ठीक है, इधर देखिए वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपके पास डाउनवर्ड फोर्स इज लार्जर। तो यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है कि वेट इज ग्रेटर देन आपके पास एयर रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एयर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द वेट। ऑप्शन सी में देखो, तो ऑप्शन सी के अंदर अब आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा हो गई है और डाउनवर्ड फोर्स आपके पास कम हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के अंदर आपके पास जो पैराशूट है, इस रीजन में आपके पास पैराशूट जो है, क्लास में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, अब बस थोड़ी छोटी छोटी बातें बात करके और आगे चलते हैं। तो पैराशूट आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, पैराशूट ओपन होने की वजह से हमारे पास सरफेस एरिया आपके पास क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपके पास अपवर्ड फोर्स आपके पास वो बढ़ जाती है, यानी वो भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के हिसाब से ये हमारे पास ऑप्शन सी आंसर हो गया। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि एयर रेजिस्टेंस इज काफ़ी ज़्यादा, मच ग्रेटर देन द वेट, तभी आपके पास डाउनवर्ड वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह ही समझ लो कि आपके पास ये गाड़ी है और वो ट्रेवल कर रही थी इस डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी। तो अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो इट मीन्स कि आपके पास बैकवर्ड फोर्स जो होगी, आई कॉल इट फ्रिक्शन फोर्स, इज मच लार्जर